हेलो गाइस। तो चलो आज मैंने प्रीवियस दो वीडियो में छोड़ दिया है, आपका डाइजेशन कंप्लीट कर दिया है। तो वो वाला वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गाइस बिना किसी देरी करे तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे भी मैं दो दो पार्ट करूँगा। आज सिर्फ हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स के तक पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में वो जो रहेगा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन एंड देन डिजॉर्डर्स, ठीक है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है देखते हैं। सो गाइस इधर के एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू indirectly break down the simple molecules like glucose, amino acids and fatty acids etc. to derive energy to perform various activities. Carbon dioxide is which is harmful also released during the above catabolic reaction, ठीक है। हमारा जो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स एक्सेट्रा टू डिराइव एनर्जी, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है जो कि हार्मफुल गैस है। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ to be continuously provided to the cells and CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स टू हैव रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो CO2 निकलता है, O2 कंटिन्यूसली सेल को प्रोवाइड होना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विथ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। सो एक्सचेंज होना या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होना एयर से हमारा, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग और अदर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है। ये तो ब्रीदिंग। देन हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। सम एनिमल्स के कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, तो इसे देखते हैं। मेकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization. लोअर इन्वर्टिब्रेट, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंटरेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्या होता है, एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स कौन कौन ना, हमारा स्पॉन्जेस, सिलेंटरेट्स, फ्लैटवर्म्स, वो एक्सचेंज O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworms आप तो जानती होंगे, moist cuticle, use their moist cuticle, and insects have their network of tubes, tracheal tubes, to transport atmospheric gases within the body. Special vascularized cells structures called gills or branchial respiration are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, whereas vascularized bags called lungs or pulmonary respiration are used by terrestrial form of for the exchange of gases. टेरेस्ट्रियल में जो रहते हैं उनका तो होता है भास्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लॉन्ग्स, एंड जो स्पेशल आर्थ्रोपोड एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो वाटर में रहते हैं उनका है गिल्स, ठीक है। उनको गिल्स का होता है क्या, गिल्स को हम बोलते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन, एंड जो लॉन्ग्स को हम बोलते हैं पुलमोनरी रेस्पिरेशन। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज द गिल्स whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through their lungs, ठीक है। then the amphibians like frog can respire through moist skin, crustaceous respiration। फ्रॉग तो आप जानते होंगे पानी में गिल्स यूज़ करता है, लैंड में अपना सॉरी एम्फिबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन से भी कर सकता है। तो ये वाला पैराग्राफ आपका इम्पोर्टेंट है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में भी आता है। तो गाइस चलो देखते हैं हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग एबव आउट एबव द अपर लिप्स। ठीक है, हमारा जो अपर लिप्स है, अपर लिप्स के ऊपर हमारे दो नोस्ट्रिल्स होते हैं। इट लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू ए नेजल पैसेज। एक नेजल पैसेज जाता है, वो नेजल चैम्बर तक पहुंचता है। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ए पोर्शन ऑफ विच कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, हमने डायसन में वाला बताया था। फेरिंग्स ऐसे होता है, एपिग्लोटिस होता है इसका, इसमें एपिग्लोटिस होता है जो प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया के अंदर जाने में। ठीक है, द फेरिंग्स ओपन इनटू थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस इट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स जो हमारा है वो साउंड प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, इसलिए उसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो बाढ़ में साउंड बॉक्स का क्या है, बाढ़ में जो होता है साउंड बॉक्स, ठीक है, उससे बोलते हैं सीरिंग्स, SY। ये वाला हमारा होता है क्या, लैरिंग्स, बाढ़ में होते हैं सीरिंग्स। ठीक है, SYRINX वो होता है। देन ड्यूरिंग सैलोइंग ग्लॉटिस कैन बी covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis, epiglottis। ठीक है, to prevent the entry of food into larynx। trachea is a straight tube extending up to mid thoracic cavity। ठीक है, ट्रैकिया आपका कहाँ तक जाता है, आपका मिड थोरेसिक कैविटी तक जाता है, which divides into the level of fifth thoracic vertebrae, right and left primary bronchi। ट्रैकिया आपका जाता है कहाँ पर, मिड थोरेसिक कैविटी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से आपका ट्रैकिया दो टाइप, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। Each bronchi undergoes repeated divisions to form सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देन वो ब्रोंकाई जाता है सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, देन फिर ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, एंडिंग ऑफ विद द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। द द ट्रैकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ठीक है, ट्रैकिया से लेकर आपका कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के तक। ठीक है, ट्रैकिया से आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के तक एक कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होता है। उस कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज, HYALINE। द कार्टिलेजिनस रिंग्स आर मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेजेस। ठीक है, एक सेकेंड, डार्क कलर ले लेते हैं। हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, देन हमारा आता है ईच टर्मिनल ब्रोंकेल्स गिव राइज टू ए नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वाल्ड एंड भास्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड अल्वियोली। अल्वियोली तो आप जानते होंगे, जो कोरोना चल रहा है, जो निमोनिया हो जाता है, अल्वियोली में वाटर प्रोडक्शन हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो जो अल्वियोली, छोड़ो वो बात। तो द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोली कंप्राइजेस द लंग्स। ठीक है, हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा we have two we have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them। लंग्स के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, कि वो क्या करता है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है,
द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विथ थोरेसिक लाइनिंग, वेरेज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन वो कॉन्टैक्ट आता है लंग्स के साथ, ठीक है। तो चलो लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा एपिग्लोटिस, ये लैरिंग्स, देन आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपका प्राइमरी या सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी में वो ब्रोंकाई डिवाइड हो गए ये वाला हो गया अल्वियोली, ठीक है। ये वाला आपका लंग्स, योर राइट लंग इज, एक सेकेंड आपका, हाँ, राइट लंग इज बिगर, इट हैज़ 3 लोब्स, ठीक है। राइट लंग हैज़ 3 लोब्स, ये है सुपीरियर, ये है मिडिल और ये है इन्फीरियर। लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स, ये है सुपीरियर, ये है इन्फीरियर, ठीक है। इसमें 3 लोब्स होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो देख सकते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो येलो कलर हुआ है यहाँ पर, जो ये जो येलो कलर हुआ है उससे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइडो है। बाहर वाला है आउटर प्लूरल, देन इनर साइड इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाला आपका डायफ्राम है, ये दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट रहता है। ठीक है, तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट विथ लंग्स, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, outer pleural membrane is contact with thoracic cavity, thoracic lining, whereas inner pleural membrane is contact with क्या आपका with lungs. The part starting from the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के तक बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, whereas alveoli and their ducts, ठीक है, ये है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। द conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to the body temperature. ये वाला क्या है फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट का। देन एक्सचेंज पार्ट क्या करता है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, यहाँ पर O2 एंड CO2 डिफ्यूजन होता है ब्रॉड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्या, द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर व्हिच इज एनाटोमिकली टाइट चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर में लंग्स रहता है जो कि एक एनाटोमिकली टाइट चैम्बर है, ठीक है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वेंट्रल कॉलम वेंट्रली बाय स्टर्नम। डॉर्सली बाय वेंट्रल कॉलम, पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम रहता है, वर्टिब्रल कॉलम। देन वेंट्रली सामने में अपना स्टर्नम रहता है, लैटरल साइड और लैटरली बाय रिब्स, दोनों साइड में रिब्स, और ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम, ठीक है। द एनाटोमिकली सेटअप ऑफ द लंग्स इन द thoracic cavity is such that any change in volume of thoracic cavity will reflect the lungs cavity, pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot डायरेक्टली ऑल्टर द पुलमोनरी वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे जो क्या है थोरेसिक कैविटी को जो भी हानि होगा वो डायरेक्टली लंग्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। ये वाला पॉइंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनाटोमिकली सेटअप इट इज एनाटोमिकली, ठीक है। तो कुछ इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दे देता हूँ। हमारा जो कंडक्टिंग पोर्शन में होता है डेड स्पेस वॉल्यूम एक होता है 150 ml ऑफ एयर रह जाता है, ठीक है। 150 ml ऑफ एयर रह जाता है हमारे कंडक्टिंग पार्ट में, उसे हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml का होता है,
कंडक्टिंग पार्ट में रह जाता है। सो ये पॉइंट्स भी आपके इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज। पहले क्या होता है, ब्रीदिंग और पुलमोनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Then diffusion of gases O2 and CO2 across alveolar membrane. Then होता है transport of gases by in the blood. Then diffusion of O2 and CO2 between blood and tissues. Utilize O2 by the cells for catabolic reactions and resultant release of CO2. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपके याद कर लीजिए। सपोज इसे डाल देगा कि ये आल्ब्यूलर है, इसे मिटा के टिश्यू दे देगा, टिश्यू। ये 4 सेंटेंस दे दिया, इनमें से कौन सा वाला आपका गलत सेंटेंस है। तो अगर आपने याद नहीं रखा तो गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसे तो याद कर लीजिए, ये 5 सेंटेंस को याद कर लीजिए, ठीक है। देन हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आते हैं तो देखते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग which atmospheric air is drawn in and expiration by which alveolar air is released out। ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between lungs and the atmosphere। एटमोसफियर एंड लंग्स के बीच में कुछ प्रेशर ग्रेडियंट होता है, तो इसीलिए हम एयर इन ले सकते हैं, ब्रीद इन कर सकते हैं, ब्रीद आउट कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स और द इंटर लंग्स के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर हमारा लंग्स का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा कम हुआ, देन क्या होता है, देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारा लंग्स में क्या हो गया, प्रेशर लो हो गया, एटमोस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो हाई से लो फ्लो करेगा। ठीक है, तो एयर इनसाइड आ गया। देन सिमिलरली एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर मतलब क्या, लंग्स प्रेशर। ठीक है, लंग्स प्रेशर जब हमारा लंग्स में हायर हो जाता है, एटमॉस्फेयर में लोअर हो जाता है प्रेशर, देन तो हाई टू लो मूव करेगा, तो एयर आउट चला गया, हाई से लो चला गया। द डायफ्रागम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो डायफ्रागम, इंस्पिरेशन में डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है, फिर एक्सपिरेशन में डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, सो ये वाला ख़त्म। देन इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the anteroposterior axis, and the contraction of external intercostal muscles lifts up the ribs and the sternum, causing the increase of volume of thoracic chamber rostroventrally. The overall increase in the thoracic volume causes similar increase in pulmonary volume. As increase in pulmonary volume decreases the interpulmonary pressure less than the atmospheric pressure, which forces the air outside to move into the lungs, that is inspiration। ठीक है, तो चलो इंस्पिरेशन में देखते हैं क्या होता है। ये जो डायग्राम है आपका इंस्पिरेशन का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एयर आपका ये हो गया, यहाँ पर क्या है, लोअर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर होने से हाई से लो यहाँ पर आएगा, आने से डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्रागम आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे आके फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे आएगा, देन
रिब्स आपके ऊपर जाएंगे सब, रिब्स एंड स्टर्नम। देन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर विल बी इंक्रीज्ड। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम इतना सा था, अब इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये वाला था इंस्पिरेशन। देन एक्सपीरेशन देखते हैं। इंस्पिरेशन समझ में आ गया, ठीक है। देन एक्सपीरेशन की तरफ चलते हैं। Relaxation of the diaphragm and internal intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduce the thoracic chamber and thereby the pulmonary volume. This leads to increase in intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from lungs, that is expiration, ठीक है। तो एक्सपिरेशन में क्या होता है, एक्सपिरेशन में देखते हैं। एयर इज एक्सपेल्ड आउट कैसे होता है ना। हमारा तो इंस्पिरेशन में ये वाला इतना बड़ा हो गया था हमारा थोरेसिक चैम्बर। देन डायफ्राम क्या था, फ्लैटेंड शेप था। अब क्या होगा, यहाँ पर इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर आपका ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एंड इंटरपुल्मोनरी प्रेशर इज हाई, लंग्स प्रेशर इज हाई। देन क्या होगा, हाई से लो फ्लो होगा। हाई से लो फ्लो होगा मतलब अल्वियोली से बाहर जाएगा, एयर इज एक्सपेल्ड आउट लंग्स से एयर बाहर जाएगा। उसी वक्त क्या होगा, डायफ्राम आपका क्या था, फ्लैटेंड शेप था, तो वो धीरे धीरे जाके फिर से डोम शेप्ड हो जाएगा। डायफ्राम फिर से डोम शेप्ड हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन खत्म। देन वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन एब्डोमेन, ठीक है। वो मसल्स होते हैं क्या, रेक्टस, जो मसल ऑफ एब्डोमेन क्या क्या होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनिस, देन ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक। ये वाला आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, छोड़ो इससे वाला, ये वाला आपके कोर्स में नहीं है, तो सुन लो मसल का नाम। वो एक होता है रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। ये सारे आपके मसल्स होते हैं। On an average, a healthy human can breathe 12 to 16 times per minute. A healthy human can breathe 12 से 16 times per minute ब्रीदिंग कर सकता है। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर के थ्रू हम उसे मेज़र कर सकते हैं एयर को। तो चलो गाइस देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ये वाला आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन की फोर्सफुल इंस्पिरेशन नहीं, नॉर्मली इंस्पायर किए एक्सपायर किए, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अप्रोक्स 500 ml होता है। 500 ml का 12 पर मिनट, 12 इंटू 12 से 16 होता है। अगर सपोज 12 से 16 होता है तो 12 इंटू 500, ठीक है। 12 इंटू 16, ये वाला आपका नॉर्मल होता है 500। ए हेल्दी मन कैन बी इंस्पायर और एक्सपायर 6000 to 8000 ml पर मिनट। 12 to 16 इंटू 500, ठीक है। ये से, ठीक है, 6000 to 8000 ये वाला। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV क्या होता है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन। यहाँ पर आ गया बात क्या, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन से आप जितना एयर ले सकते हैं वो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका कैपेसिटी है 2500 to 3000 ml। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फोर्सिबल एक्सपिरेशन, फोर्सफुली आप कितना एयर एक्सपायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यह होता है 1000 से 1100 ml, ठीक है। ये सारे आपको याद रखना है, ये डाटा एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। तो आपका आ जाए रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपीरेशन आपने कर दिया, उसके बाद जो कुछ तो एयर ही बच जाएगा लंग्स में, वो जो फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद जो एयर बच गया है उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। उसका एवरेज होता है क्या? 1100 टू 1200 ml। बाय एडिंग फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, आपका जो ये वाला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वी कैन नॉट मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अब वो तीन तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी और IRV आप मेज़र कर सकते हैं स्पायरोमीटर से, पर ये रेसिडुअल वॉल्यूम हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही हम आते हैं कैपेसिटीज़ में। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्स नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना हम एयर इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, उसे उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये है, दिस इंक्लूड्स इट टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, TV प्लस IRV, ठीक है। इसका होगा क्या? TV प्लस IRV 3000 से 3000 से 3500 ml, ठीक है। ये IC 3000 से 3500 ml। देन आते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। वैसे ही पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप कितना एयर एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है। वो होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। TV प्लस ERV क्या होगा? कितना होगा आपका? जो 1500 से 1600 ml होगा, ठीक है। देन आते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। वो वॉल्यूम ऑफ एयर, एक सेकंड, ये दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग्स में कितना एयर बचा है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है। ये होता है ERV प्लस RV। वो फंक्शनल FRC का क्या होगा? तो इसका होगा 2100 से 2300 ml, ठीक है। देन वाइटल कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद आप कितना एयर ले सकते हैं, और फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद आप कितना एयर छोड़ सकते हैं, वो है आपका वाइटल कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV विदाउट फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है। इसका वॉल्यूम आपका कितना होगा? 4000 से 4600, 4000 से 4600, ठीक है। 4600 ml, 4600 ml ये वाला है इसका वाइटल कैपेसिटी। देन आता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। थोड़ा नीचे चले देते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन के बाद कितना टोटल एयर लंग्स में कितना है, ठीक है। ये इंक्लूड्स RV, ERV, TV एंड IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया हमारा? वाइटल कैपेसिटी हो गया ERV, TV,
IRV, तो ERV, TV, IRV, ये वाला हो गया वाइटल कैपेसिटी, हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। इसका होता है 5.002 5.002 5800, ठीक है, 5800 ml। सो देन हाँ, तो हम रेसिडुअल वॉल्यूम, देन FRC एंड TLC एंड ये वाला रेसिडुअल वॉल्यूम RV, दीज थ्री, ये तीनों को हम स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। FRC, TLC एंड RV, ये तीन कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ दिखा देता हूँ। तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर देख देते हैं, जो कैपेसिटीज होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर देख देते हैं। तो पहले होगा हमारा एक्सपीरेटरी कैपेसिटी लेस देन FRC, लेस देन IC, लेस देन VC, लेस देन TLC। सो हमारा सबसे ज़्यादा होगा TLC, सबसे कम होगा EC, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस आप याद कर लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं छोड़ दूंगा आपका क्या, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो जो पार्ट रह गया है, ठीक है। हमने आज कवर कर लिया लंग्स का पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज जो होते हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहिए, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है हमारे वीडियो, ठीक है। तो मैं पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का छोड़ता हूँ, देन बाकी सारे देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो गाइज इसके लिए प्लीज़ मैं सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। देन आप जितना भी शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, वो भी बेनिफिट हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप तो लोग देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं मार रहे हो भाई, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा आज इवनिंग को वो उसका सेकंड पार्ट छोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम एक दिन में 1 डे में 1 चैप्टर ऐसे ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ऐसे ऐसे वीडियोस देखते रहिए, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।